तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टाइटल तुमने पढ़ी लिया तो शुरू करें। यस सर, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 की फुल डिटेल्ड एकदम बढ़िया सी रिवीजन वीडियो। आई होप आपने पहले दो चैप्टर्स की रिवीजन वीडियो देख ली है, जो कि हमने अपने नेक्स्ट जेन सी एकेडमी वाले चैनल पे डाल रखी है। यस यस यस। अब हम करेंगे चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसमें ऑफ कोर्स सिर्फ दो ही यूनिट्स हैं। एक है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, एक मतलब प्रोडक्शन के ऊपर, एक कॉस्ट के ऊपर है। एक में हम सारा मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, एपी एमपी टीपी इन सब पे फोकस करेंगे, और एक में कॉस्ट वाली साइड एसी एमसी डीसी। ठीक है। फनी बात नहीं, अच्छी बात यह है कि दोनों आपस में लिंक्ड है। वो लिंक्ड कैसे हैं, बिल्कुल एंड में एक डायग्राम भी पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको लिंकेज अच्छी करवाने के लिए मैं वो भी करवा के चलूंगा। यस यस। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3। पहले ऑफ कोर्स थ्योरी थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पहले थ्योरी है ना। चलो, यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, तो पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है भाई? प्रोडक्शन क्या होता है जब हम यूटिलाइज करते हैं क्या इनपुट्स। इनपुट कौन से भाई? अपने जो चार इनपुट्स होते हैं, और लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको लगा के हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। यस, इनपुट्स को यूज करते हैं आउटपुट बनाने में, इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में। दैट इज व्हाट प्रोडक्शन। सिंपल मीनिंग ये, वर्किंग ऑन देम ट्रांसफॉर्म इनटू कमोडिटीज एंड सर्विस, तो गुड्स एंड सर्विसेज बना लेते हैं हम उससे। यस यस। सो एज टू मेक देम सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। भाई एक खाली लकड़ी पड़ी है, खाली लकड़ी किसी के काम की है क्या? नहीं, लेकिन उस लकड़ी से जब बेंच बनेगा, लकड़ी से लेक्चर स्टैंड बनेगा, टेबल बनेगा, चेयर बनेगी, तब वो चीज काम की बनेगी ना। तो उस लकड़ी से टेबल चेयर बनाने को ही तो प्रोडक्शन बोलते हैं। यस ओ, तो उससे कमोडिटी सर्विसेज बना दी ताकि वो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई। प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, भाई देखो प्रोडक्शन में ना एक चीज बताओ, क्या तुम्हारी मम्मी प्रोडक्शन करती है? नहीं यार, वो तो रोटी बनाती है, लेकिन रोटी बेचती थोड़ी है, रोटी बनाती है। अगर घर के काम में कुछ हेल्प करती है तो करती है। एंड है ना, मतलब जो भी, मतलब बेसिकली ऐसी कोई भी चीज जो तुमने आउट ऑफ सेल्फ लव या आउट ऑफ अफेक्शन या आउट ऑफ लाइक विदाउट एनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन माइंड कि कुछ पैसा कमाना, इससे ये इंटरेस्ट नहीं था, ये इंटेंट नहीं थी, तुमने सिर्फ वैसे ही करा है। घर मतलब घर के लिए, जैसे कोई किसान है, उसने अपने घर के लिए ही फसल उगाई कि हमारे बच्चों को ही खिलाऊंगा मैं, तो डेट इज नॉट प्रोडक्शन। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो किसी घर बार ने, या जो भी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बनाई हो, या वॉलंटरी बनाई हो, अपनी मर्जी से दे रहा हो, या गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए बनाई है। बेसिकली इंटेंशन टू एक्सचेंज इन मार्केट, कि मेरे को मार्केट में बेचने के लिए मैं ये चीज बना रहा हूँ, मेरे को इस चीज की वैल्यू चाहिए बदले में। दैट इज व्हाट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन। यस। इन इन दो लोगों ने मिलकर, जेम्स के बेटे ने मिलकर और जे आर पार्किंसन ने मिलकर क्या दी थी? प्रोडक्शन की एक डेफिनेशन दी थी, जो कि पेपर में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा क्लास में कैसे पूछता हूँ। बेस्ट बात क्या है? एमसीक्यू पेपर है, ये बेस्ट बात है। ठीक है। और बेस्ट बात एमसीक्यू पेपर क्यों है? क्योंकि हमें ये सब नहीं रखना, प्रोडक्शन की डेफिनेशन के कुछ नहीं रखना भाई, हमें सिर्फ समझना है, हमें सिर्फ समझना है। ऑफकोर्स जब डिटेल लेक्चर चल रहे थे, जब तुम्हारा रेगुलर बैच चल रहा था, तब मैंने एक एक चीज, एक एक वर्ड भी समझाया होगा, बट अब रिवीजन का टाइम है, अब सिर्फ वो चीजें पे फोकस करने का टाइम है जो एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से सर? पता ही है, लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टोपोनियम। यस, ऑन्टोपोनियम। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, ये फोर रिसोर्सेज हैं, ये वो। इवन अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फोर टुगेदर। ठीक है, तो सब कुछ लगता है। और लैंड में अब चलो एक एक करके बढ़ते हैं। अब चलो, अब हम आ जाते हैं लैंड के ऊपर। सबसे पहले लैंड में क्या है? सारे जो भी फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, एयर, वाटर, लैंड, आई डोंट नो और क्या क्या है, लाइट, हीट, नेचुरल वेजिटेशन, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सब कुछ तुम्हारे लैंड का पार्ट है, जो भी तुम्हें नेचर से फ्री मिला है। और तुम्हें पता है मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, तो लैंड जो है उसकी सप्लाई फिक्स्ड है, ना हमने बनाई है, ना हम और बना सकते हैं, ना हम इसको कम कर सकते हैं। तुम कुछ भी नहीं कर सकते इसका। ओ नाइस। चलो कैरेक्टरिस्टिक से पढ़ लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। लैंड की मल्टीपल यूजेज है, ये तो सबको पता है। ठीक है। लैंड इमोबाइल है। इमोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं जी नहीं, हम लैंड को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ओ, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये तो पता ही है ना, ना हमने बनाई है, ना हम और बना सकते। लैंड इज हेट्रोजीनियस, भाई एक जगह पे लैंड ज्यादा फर्टाइल होगी, एक जगह पे लैंड कम फर्टाइल होगी, एक जगह खेती करने के लिए, एक जगह उस पे बिल्डिंग डालने को, कुछ जगह जमीन ही बंजर है, तो हर जगह की लैंड डिफरेंट होती है। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, क्या तुम लैंड और बना सकते हो? नहीं। क्या तुम लैंड को कम कर सकते हो? नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। लैंड की सप्लाई फिक्स्ड है भाई, जो फ्री रिसोर्सेज भगवान की तरफ से मिलते हैं वो मिले ही हुए हैं, और बस वही है, उसको नाम कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। यस यस। And total supply of land is perfectly inelastic from the point of view of economy. However, it is relatively elastic from मतलब however it is relatively elastic from the point of view of a firm. मतलब अगर मैं एक इकोनॉमी में बोलूं तो एक लैंड फिक्स्ड है, इंडिया का जितना लैंड है वो फिक्स्ड है,
लेकिन अगर मान लो हमारी एक फर्म है, हमारी हमारी ये जो कोचिंग फर्म है सी स्टूडेंट्स के लिए, हम एक लैंड ले सकते हैं, हमें और लैंड भी मिलनी है, हम कहीं दूसरी जगह लैंड देखने जाएंगे वहां पे रेट अलग होगा, कहीं और जाएंगे वहां पे रेट अलग होगा। तो हमारे लिए लैंड रिलेटिवली इलास्टिक है, ठीक है। हमारे लिए लैंड कम ज्यादा हो सकती है, हमारे लिए एक इंडिविजुअल फर्म के लिए, लेकिन पूरी इकोनॉमी के लिए तो सेम है। यस, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। लैंड काम नहीं करता, लैंड पे तुम काम करते हो। आ हा हा, क्या बात कह दी मैंने, आ हा। भाई जैसे लेबर है, ऑन्टरप्रेन्योर है, ये सब तो खुद काम कर रहे हैं। ऑन्टरप्रेन्योर ऑन्टरप्रेन्योर मैं जानबूझ के बोलता हूँ, आई नो इट्स ऑन्टरप्रेन्योर, ऑन्टरप्रेन्योर, ठीक है, ऑन्टरप्रेन्योर, ठीक है। पॉइंट इज, लैंड जो है ये खुद थोड़ी एक्टिवली काम कर रहा है, जबकि लेबर और जो ऑन्टरप्रेन्योर है ये उस पर काम कर रहे हैं, जबकि समझ रहे हो? तो लेबर और ऑन्टरप्रेन्योर एक एक्टिव फैक्टर है, लेकिन लैंड तो क्या, एक पैसिव फैक्टर। लैंड थोड़ी ना कुछ कर रहा है, लैंड पे हम कर रहे हैं। ओ, लैंड इज परमानेंट, ये तो पता ही है, ना वो हिल सकता है ना वो कुछ। एंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स। लैंड को तबाह कर सकते हो, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये तो तुमने स्कूल में पढ़ लिया होगा। यस यस। चलो, किसने दिया था ये डेफिनेशन? रिकार्डो ने। कौन सी? कि लैंड परमानेंट एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स है। किसने दी थी डेफिनेशन? रिकार्डो ने। ओके, अब आ जाते हैं लेबर पे। सारे ह्यूमन एफर्ट्स बॉडी और माइंड के जो तुम्हारे सिर्फ इसी पर्पस में लगे हुए हैं, विद अ व्यू टू सिक्योर एन इनकम अपार्ट फ्रॉम प्लेजर। जो तुम मजे के लिए चीजें कर रहे हो वो लेबर का पार्ट नहीं है, लेकिन जो भी तुम ऐसी अपनी बॉडी का एफर्ट डाल रहे हो ताकि तुम कुछ भी कमा सको, कोई क्रिकेट खेल रहा है विराट कोहली, या कोई ओलंपिक्स में जा रहा है, या कोई ऐसे सीए की कोचिंग दे रहा है, या कोई आई डोंट नो कहीं जॉब कर रहा है, वो सब क्या है? ये सब लेबर का पार्ट है। कि भाई जब तुम अपनी बॉडी की कैपेसिटी यूज करते हो, जब तुम अपने बॉडी के एफर्ट्स लगाते हो विद अ व्यू टू सिक्योर एन इनकम, ठीक है। लेबर टू हैव एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस मस्ट बी डन विद द मोटिव ऑफ सम इकोनॉमिक रिवॉर्ड। कि भाई वो एट द एंड कुछ ना कुछ उसको बदले में चाहिए। तुम्हारी मम्मी जो घर पे काम कर रही है वो लेबर फ्री की नहीं, मतलब वो फ्री की है, तो वो आइडली तुम्हारे लेबर का पार्ट नहीं बनती है, समझे? यस। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? ह्यूमन एफर्ट लगते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है। ह्यूमन एफर्ट में भी ध्यान सी बात ये करने वाली है, क्या सारे लेबर, ये सारे इंप्लॉइज सेम माइंडसेट, सेम कैपेसिटी, सेम आई डोंट नो कैरेक्टरिस्टिक, सेम पर्सनैलिटी, सेम एटीट्यूड, सेम स्किल्स वाले होते हैं? नहीं। तो जो ह्यूमन एफर्ट होता है इसमें भी एफर्ट एफर्ट का फर्क होता है, इंप्लॉय टू इंप्लॉय। यस, समझ आ गई बात? इस पे पेन नहीं चल रहा है क्या? हाँ, ठीक है। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, ये तो पता है कि सर एक्टिवली तो लेबर काम करती है, ठीक है। लेबर इज मोबाइल। भाई ऑब्वियसली एक जगह से लेबर दूसरी जगह जाती है। बिहार के कितने लोग पंजाब में आते हैं, पंजाब के कितने लोग कनाडा में जाते हैं, ठीक है। दैट इज अ वेरी फनी स्टीरियोटाइप ऑल्सो। लेबर इज पेरिशेबल। पेरिशेबल क्या होती है? जिस चीज की लाइफ बहुत कम है। भाई एक मजदूर है, या कोई भी लेट से मजदूर ही लगा लो, चलो एक मजदूर है, उसकी जो आज की दिहाड़ी है, जो आज की, वो आज का जो काम करके वो पैसा कमा सकता है, वो तो आज के लिए ही है। अगर आज उसको किसी ने काम नहीं दिया तो उसका तो वो आज का दिन गया। अब वो काम स्टोर थोड़ी कर सकता है, समर। वो कोई ऐसी चीज थोड़ी कि अपना एक दिन की लेबर मैंने स्टोर कर ली, कल 2 दिन का काम कर दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो एक दिन का काम जो है वो एक ही दिन में हो सकता है, तो इसलिए लेबर पेरिशेबल है, टाइम के साथ खत्म हो जाती है। और क्योंकि लेबर पेरिशेबल है, इट ऑटोमेटिकली लीड्स टू, एक चीज बताओ, जब मुझे पता है, मान लो मैं किसी लेबर के साथ, किसी मजदूर के साथ बार्गेनिंग करने गया, मैंने उसको बोला कि अरे, मैंने पूछा कितने रुपए दिहाड़ी, कहता 800 रुपए दिहाड़ी। मैं क्या 600 रुपए दूंगा? कहता नहीं नहीं साहब ऐसा। अब मेरे को पता है कि भाई इसका, अगर मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा तो इसका टाइम खत्म ही होने वाला है, और उसको भी पता कि यार मैं इनसे बहस करूंगा तो मेरा टाइम ही खत्म हो जाएगा, मैं आज की दिहाड़ी कब कमाऊंगा। तो इसलिए वो बोलता है कि चलो साहब दे देना, आप दे दो, कोई बात नहीं, दे दो 650 दे दो, कोई बात नहीं, ऐसा। तो उसकी बहुत पुअर बार्गेनिंग पावर है, किसकी? लेबर की, क्योंकि लेबर पेरिशेबल है। ऑल लेबर में नॉट प्रोड्यूस रिसोर्सेज। भाई एक चीज बताओ, अब मान लो एक प्रोडक्शन हो रही है किसी जगह, कॉटन की प्रोडक्शन हो रही है, तो कुछ डिफेक्टिव पीसेस भी निकलते होंगे, कुछ उसको टेस्टिंग और चेकिंग में भी लेबर लग रही होगी। अब वो लेबर कुछ बना थोड़ी रही है, जिसने डिफेक्टिव पीसेस बनाए उसने भी क्या ही बनाया, और जिसने टेस्टिंग चेकिंग, पैकिंग, पैकिंग तो चलो फिर भी एक काम की चीज होगी, टेस्टिंग चेकिंग में टाइम लगाया, वो क्या प्रोडक्टिव रिसोर्सेज थोड़ी है। लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबर टू लेबर। ऑब्वियसली एक लेबर की पावर अलग है, दूसरी लेबर की पावर अलग है। एंड यहाँ पे लेबर नॉट ओनली मजदूर, एवरी एम्प्लॉई, एवरी पर्सन हु इज वर्किंग फॉर सम इकोनॉमिक रिवॉर्ड इज लेबर। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबर। अब अगर भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना टाइम एफर्ट ये वो दे रहा हूँ कुछ इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए, ऑब्वियसली
तो मेरे से तुम क्या ये मेरी टीचिंग छीन सकते हो क्या कि सचिन से निकाल के किसी और में डाल देते हैं? नहीं, नहीं मेरे भाई नहीं। समझे? यस। ठीक है, लेबर हैज अ चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक एक चलो मजदूर है, वो काम कर रहा है, ठीक है, मैंने उसको बोला कितने रुपए दिहाड़ी, कहता 800 रुपए दिहाड़ी। मैं कहा कितने घंटा काम करेगा, कहता 6 घंटे। मैं कहा 7 घंटे कर, कहता ठीक है। मैं कहा 8 घंटे कर, कहता ठीक है। मैं कहा 9 घंटे कर, कहता ठीक है। मैं कहा 10 घंटे कर, कहता कर लूंगा। मैं कहा 14 घंटे कर, कहता नहीं सर, मेरे को घर पे भी टाइम देना है, मेरे को थोड़ा आराम भी करना है, मेरे को बीवी बच्चों को भी टाइम देना है, मेरे को घर जाके फ्री फायर भी खेलनी है। ठीक है। ठीक है। तो पॉइंट इज कि लेबर के पास ऑप्शन होती है कि उसको चूज करना है कि उसको आवर्स ऑफ लेबर मतलब काम करना है, या लेबर ऑफ या आवर्स ऑफ लेजर कि उसको मजे के टाइम भी जीने। और एक और चीज क्या है, जब एक लेबर ज्यादा ज्यादा पैसा कमाता जाएगा ना, उसकी आवर्स ऑफ लेजर वाली प्रेफरेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब उसको लगता है मैंने सफिशिएंट कमा लिया, अब मैं कुछ टाइम इंजॉयमेंट में भी लगाऊं। तो फिर आ जाता है कैपिटल। कैपिटल ऑफ कोर्स तुम्हें पता है भाई, जो अब जैसे हमने ये कोचिंग खोली तो यहाँ पे पैसा लगा ना, स्टार्टिंग में कुछ रिसोर्सेज लगे हैं, कुछ रियल फिजिकल एसेट्स भी हैं, हमारे फाइनेंशियल एसेट्स भी लगे हैं। दीज आर व्हाट, दिस इज व्हाट कैपिटल, क्योंकि कैपिटल से ही सामान खरीदे जाता है। कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि अगर मैं आज ही बोलूं, जैसे बनती है ना तुम्हारी बैलेंस शीट एज ऑन डेट, और P&L बनता है फॉर द ईयर। डिफरेंस वही चीज है, डिफरेंस कि जो फॉर द ईयर होता है वो क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट, एंड एट एज ऑन जो होती है डेट इज स्टॉक कंसेप्ट, विच यील्ड्स अ पीरियोडिकल इनकम विच इज अ फ्लो कंसेप्ट। तुम पैसा लगाते हो तो उससे जो तुम्हें पूरे साल पैसा आता रहता है वो फ्लो है, और जो तुम पैसा एक बार लगाते हो डेट इज अ स्टॉक कंसेप्ट ऑब्वियसली। कैपिटल रेफर्स टू ऑल मैन मेड गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो अगर तुम जैसे भी बता, इंसानों ने ट्रैक्टर बनाए, इंसानों ने मशीनरी बनाई, इंसानों ने वो चीजें बनाई, फिर उससे उसको हम फिर ऑफ कोर्स खेत वगैरह में डालते हैं, बीज वगैरह को ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं, इन सब चीजों से प्रोडक्शन होती है। तो वो भी क्या है, कैपिटल ही तो है। हर एक वो चीज जो मैन मेड अ काइंड ऑफ दैट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे हमने ये लैपटॉप लिया हुआ है, ये कैमरा है, ये माइक है, ये सब चीजें किसके लिए हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो दीज आर व्हाट, कैपिटल गुड्स। लैंड एंड लेबर आर प्राइमरी और ओरिजिनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओए होए होए, ये तो चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यस। अच्छा, कैपिटल और वेल्थ में फर्क होता है। अगर मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई और मैं बोलूं मेरी वेल्थ इतनी है, नहीं। वेल्थ refers to all those goods and human qualities which are useful in production, which can be passed on for value. Only a part of these goods and services can be characterized as capital, because these resources, if these resources are lying idle, they will constitute wealth but not capital. ओ सर, मान लो ये जो लैपटॉप मैंने खरीदा है, ये मैंने क्लासेस यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बजाय इसको घर पे रख दूं, कि मैं तो घर पे रखा हुआ है, मैं तो नहीं यूज करता, तो वो मेरी वेल्थ का तो पार्ट है, मैं उसको जब मर्जी बेच सकता हूँ, या लेट से मेरे पैसे तो लगे ना, मेरी वेल्थ का पार्ट है। बट मेरा कैपिटल नहीं है ना, वो मेरे प्रोडक्शन में काम ही नहीं आ रहा। ओ ठीक। तो मशीन टूल्स ये वो ऐसा ऐसा सीख। टाइप्स ऑफ कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अपन टच करके तो जरूर आगे बढ़ेंगे। यस यस। फिक्स्ड कैपिटल विच एग्जिस्ट इन ड्यूरेबल शेप, ऐसी चीज जो लंबा चलेगी, लंबा। रेंडर्स अ सीरीज ऑफ सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल टूल्स मशीन्स, लंबा चलेगी। सर्कुलेटिंग कैपिटल जो बार बार लगती है, जैसे जैसे खेतों में सीड्स दोबारा लगते हैं, किसी कोई कपड़ा बनाने में, शर्ट बनाने में कॉटन बार बार लगती है, रॉ मटेरियल बार बार लगते हैं, ऐसा। रियल कैपिटल रेफर्स टू फिजिकल गुड्स, कि ये लैपटॉप पड़ा, ये माइक है, कैमरा, दीज आर फिजिकल गुड्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़े बड़े वाले भी आ गए, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, लेकिन ऑफ कोर्स छोटे भी आते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर हमने कोई इंप्लॉय रखे हैं, किसी हमने छोड़ो कोचिंग से बाहर निकलो, क्योंकि ये सारी चीजें ना प्रोडक्शन के अराउंड रिवॉल्व कर रही। तो एक फैक्ट्री इमेजिन करो, फैक्ट्री में उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं, ये सब रखे हुए हैं जो जो चीजें बना रहे हैं, दोज आर व्हाट, ह्यूमन कैपिटल। अब उन्होंने स्किल सीखी हुई है, कुछ स्किल्ड लेबर होती है, कुछ अनस्किल्ड लेबर होती है, इन सबके जो पैसे होते हैं, दिस इज व्हाट, ह्यूमन कैपिटल। फिर आते हैं क्या, टेंजिबल कैपिटल। Tangible capital can be perceived by senses, whereas intangible capital is in the form of certain rights and benefits. ये तो तुम्हें पता ही है, tangible ये तो +1 +2 में सीखा हुआ, tangible asset intangible asset सेम चीज है। इंडिविजुअल कैपिटल जो एक बंदे की एसेट है, बहुत ऑब्वियस। सोशल कैपिटल जो सबकी है, जैसे ब्रिज, रोड, हाईवे, सबके लिए बने हुए हैं। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, काइंड ऑफ ऐसे समझ लो, अगर मैं बोलूं कैपिटल गुड्स से कैपिटल गुड्स बनाना, एक हिसाब से कैपिटल फॉर्मेशन मींस अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल।
धीरे धीरे प्लांट मशीनरी बनना। सस्टेन्ड इन द सेंस कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज रहे। तुम आज ही सारा कॉन्क्रीट यूज करके सारी बिल्डिंग सारा देश सब बना दोगे तो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी? ऐसा। इन अदर वर्ड्स कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। सर वो वाली गुड्स बनाओ जो आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आती हैं, जैसे ये टूल्स बनाओ, मशीन बनाओ, फैक्ट्रीज बनाओ, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, ये सब चीजें विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। ये हमें पता है चैप्टर 6 में जब हम पढ़ते हैं चेंज इन आई, जो बिजनेस बोलते हैं कि बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट करी, तो हाउस होल्ड क्या करता है उसमें, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन और सेविंग, और बिजनेस क्या करता है? इन्वेस्टमेंट। याद है ना टू सेक्टर मॉडल? ऑफ कोर्स रिवीजन वीडियो आगे आएगी, टेंशन भी ले रहे हो, बट याद तो है ना? यस, ठीक है। स्टेजेस क्या है कैपिटल फॉर्मेशन के? सर बनता कैसे, मतलब हम कैसे कैपिटल ऐसे लगाएं ताकि हम और कैपिटल गुड्स बना पाए? बनती कैसे? पहली बात तो ऑफ कोर्स तुम्हें सेविंग करनी पड़ी। देखो सिंपल ऐसे इसको ना, देखो समझो, पहले पहले समझो बनती कैसे कैपिटल फॉर्मेशन। सर इसका आंसर बहुत सिंपल है। आप हाउस होल्ड पहले पैसा सेव करेगा, और सेव करके वो क्या करेगा? सिर्फ सेविंग नहीं जरूरी भाई, मतलब कंजम्पशन थोड़ी सी छोड़ के सेविंग करेगा। सेविंग को अपने देगा बैंक में। अब बैंक में फिर क्या होगी? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब बैंक इधर से सेविंग हाउस होल्ड की पकड़ेगा और इधर उनको लोन देगा। किनको? बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को। और फिर तीसरा आएगा इन्वेस्टमेंट। असली काम तो एंटरप्रेन्योर्स का है कि भाई ये पैसा वैसा लेके रिस्क उठाना, और रिस्क टेकर बन के रिस्क उठा के उससे कोई चीजें बनाना जिससे प्रोडक्शन हो सके। एक बार सेल्फ रीड कर लो जो लिखा हुआ है, तुम्हें समझ आ जाएगा। यस। फिर आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। और तुम्हें अगर मैं याद दिला दूं कि तुम्हारे भाई एमसीक्यू की भी वीडियो आ रही है ना यूट्यूब पे, तो वो भी देखते रहना साथ साथ। यस यस। एंटरप्रेन्योर क्या है? ये वो वाला फैक्टर है जो ऊपर वाले तुमने 3 फैक्टर पढ़े हैं ना, लैंड लेबर कैपिटल, उन सबको मिक्स करता है। मतलब पहले जैसे हमारी बात करें, जैसे मैं ही एंटरप्रेन्योर हूं। कैसे? सर हमने ये कोचिंग की, ये स्पेस रेंट पे ली, यस लैंड हो गया। फिर हमने खुद भी अपना टाइम लगाया, हम तो एंटरप्रेन्योर नहीं, प्लस हमने जैसे इंप्लॉइज भी रखे, ये सब भी रखा, तो लेबर भी हो गई। फिर हमारा पैसा भी तो लगा ये सब खरीदने में, ये माउस कीबोर्ड लैपटॉप है ना, माइक कैमरा, ये सब चीजें, आईपैड, तो ये सब चीजें क्या है? ये कैपिटल है हमारी। और हम इन कैपिटल को क्या यूज कर रहे हैं? फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ कोचिंग सर्विसेज। ओ, तो हम क्या एंटरप्रेन्योर? हम कौन है? रिस्क टेकर। जिगरा, जिगरा है जिसमें जिगरा, वो है रिस्क टेकर। जी हाँ, ठीक है। अब एक चीज बताओ, फंक्शंस क्या होते हैं? भाई मेरा काम क्या, तुम खुद बताओ। मेरा काम सर क्या था? मेरा काम था इस बिजनेस को इनिशिएट करना। मेरे मन में आया कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने अपनी कोचिंग बनाना इनिशिएट करा। मैंने स्टार्ट करा कि नहीं यार अपने को कोचिंग बनानी है, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट इट। तो मैंने कोचिंग बनाई, यस। तो मैंने इनिशिएट करी बिजनेस एम्प्रेस एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। अब इनिशिएट का मतलब ऐसे ऐसे थोड़ी कि मेरे मन में आया कि कोचिंग करनी, और मैंने बोला हाँ कोचिंग करनी, बस इनिशिएट थोड़ी हो गया ये। मेरे को रिसोर्सेज भी तो ला के देने पड़ेंगे। मेरे को यहाँ पे ये लैपटॉप, माइक, कैमरा, बेंचेस, रिसेप्शन, बिल्डिंग, सब कुछ ला के देना पड़ेगा ना। ओ, फिर सेकंड काम मेरा क्या है? मेरा काम क्या है सेकंड? सर सेकंड काम आपका है रिस्क लेना, और जो भी अनसर्टेनिटी उसको बियर करना। एक तो रिस्क लिया मैंने कि मैंने अपना पैसा, टाइम, सब कुछ लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपनी जॉब वॉब छोड़ के, जो भी बिग फोर में करता था मैं, सब छोड़ के यहाँ पे आके टाइम लगा रहा हूँ। प्लस अनसर्टेनिटी बियरिंग। अब बच्चे आए ना आए, कम आए ज्यादा आए, ये सब चीजों का रिस्क मेरे को झेलना पड़ेगा। इस सब अनसर्टेनिटी को मेरे को बियर करना पड़ेगा। और फ्रैंक नाइट क्या बोलता है कि भाई प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग अनसर्टेनिटीज। ये तुम्हें रीड करना है सेल्फ, जल्दी से करो 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 करो, जल्दी से पॉज कर लो, अभी पढ़ लो ये दोनों। चलो तीसरा भी साथ में ही पढ़ लेना। शम पीटर क्या बोलता है? देखो मेहनत करने को कहते हैं श्रम, और इसलिए शम पीटर क्या बोलता है? इनोवेट करो यार। एंटरप्रेन्योर बोलता है कि देखो मार्केट में तुम्हारे जैसा बिजनेस ऑलरेडी स्टेब्लिश तो हो गई, हम अकेले थोड़ी जो कोचिंग कर रहे हैं पहली बार। लेकिन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मेरा काम क्या है? नई नई चीजें इन्वेंट करना, नई नई चीजें इनोवेट करना, कि मैं कुछ ऐसी नई चीज लेके आऊं मार्केट में जिससे मतलब मैं कोई ऐसी नई चीज लेके आऊं मार्केट में जिससे मैं उसकी कमर्शियल एप्लीकेशन जब करूं, मैं अपने बिजनेस में लगाऊं उस आइडिया को, उस इन्वेंशन को, तो मेरी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स जल्दी से फुलफिल हो जाएं। भाई और बहनों, एक इनोवेशन जो है वो प्रॉफिट भी ला के देती है एंटरप्रेन्योर को शॉर्ट टाइम में, लेकिन लंबे समय तक जब वो इनोवेशन सब कॉपी कर लेते हैं तो प्रॉफिट गायब हो जाते हैं। ये बात याद रहेगी ना मित्रों? यस। अब एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स।
अब हम बात कर रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर है, उसने एक एंटरप्राइज बना ली। अब चलो ये सीए कोचिंग छोड़ो, कोई फैक्ट्री ले लो। एक मैंने मान लो फैक्ट्री खोली, मेरे मेरे हमेशा एग्जांपल रहती है सचिन रहेजा क्लासेस, क्लासेस नहीं चेयर्स, सचिन रहेजा चेयर्स, मेरी चेयर्स की फैक्ट्री है। अब मेरे अब मेरी एक एंटरप्राइज है सचिन रहेजा चेयर्स, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्या देखो, एक स्टैंडर्ड असम्पशन तो यही है। स्टैंडर्ड असम्पशन क्या है कि सर आप डेफिनेटली सी बात है, स्टैंडर्ड असम्पशन तो हम ये कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना। आपने चेयर की फैक्ट्री खोली ये सोच के कि पैसा, पैसा पैसा बनेगा, ये सोच के आपने स्टार्ट कर ली। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होता, हर किसी का काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सिंपल बात ये है, ठीक है। एंड एक एंटरप्राइज, एक सचिन रेजर चेयर्स के पास और भी बहुत सारे काम है। सर आप बताओ तो सही, आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखो मेरा काम एक तो है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं यार लंबा टिकना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में कस्टमर आ रहे हैं, चेयर्स देख के वापस जा रहे हैं, तो मेरे पास ऑप्शन तो ये भी है कि मैं उनको थोड़े कम पैसों पे बेच दूं, थोड़ा अपना मार्जिन कम करके बेच दूं, ये वो, तो प्रॉफिट तो मैं फिर भी कमा लूंगा। एक चेयर जो है मान लो मेरे को 5,000 की आती है, मार्केट में हर कोई उसको 10,000 की बेचता है, मैं जानबूझ के 7,000 की बेच दूं, अभी भी मेरे को 2,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं लंबा कैसे टिकूंगा फिर? तो इसलिए मेरा एक ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव भी है। क्या ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है? मेरा सर्वाइवल, मेरा लंबा टिकना, मेरा लंबा टिकना। बेसिक मिनिमम ऑब्जेक्टिव एक एंटरप्राइज का क्या है? सरवाइव करना, लंबी देर तक चलना है मुझे, लंबी रेस का घोड़ा बनना है मुझे। तो इनफैक्ट ये आरएल मैरिस की तो थ्योरी पता क्या बोलती है? आरएल मैरिस की कि देखो यार, एक फर्म, बड़ी फर्म में, जैसे सचिन रेजर चेयर्स जो है, सचिन रेजा चेयर जो है उसमें सचिन रेजा मालिक है, लेकिन मालिक ही थोड़ी बिजनेस चलाता रहेगा, मैं तो अपने आगे मैनेजर भी तो रखूंगा। तो मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर का काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वो किसका काम है? वो ओनर का काम है। और ऑप्टिमाइज, प्रॉफिट ऑप्टिमाइज करते रहना, ये किसका गोल है? ये ओनर का गोल है। ओनर का, जो मैंने मैनेजर रखा होगा उसको पता क्या गोल रहता है कि मेरे को यहाँ पे लंबी देर तक चलाना है इसको। अब एक चीज समझो, तुम्हें जैसे कंपनी समझ आती है, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, ये अब एक मैनेजर ने मान लो 15 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, क्या मैनेजर की सैलरी सेम रहेगी? यस, यस, मैनेजर की सैलरी सेम रहेगी, लेकिन वो 15 करोड़ का प्रॉफिट किसके पास जाएगा? सर शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड बांट दिया जाएगा। ओ, लेकिन मैनेजर ने पूछा ओनर से कि भाई आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो? ओनर बोलता है कि हमें 10 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, और मैनेजर सोच रहा है कि यार 15 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है, तो मैनेजर क्या करेगा? 5 करोड़ के प्रॉफिट की सैलरीज, बोनसेस, अलाउंसेस इंप्लॉइज को बांटेगा, ताकि वो अपने नीचे वाले बंदों को खुश भी रख सके, और खुद का भी फायदा तभी कर पाएगा ना अगर खुद को खिला पाएगा कुछ पैसे। और ऑफ कोर्स हो सकता है एक आधा करोड़ ऐसा कुछ थोड़ी फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी रख ले, सर्वाइवल के लिए रख ले। तो इसलिए मैनेजर का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो तो ओनर का काम है। मैनेजर का मेन प्रॉफिट क्या है? बैलेंस्ड ग्रोथ रखना, बैलेंस्ड रेट ऑफ ग्रोथ रखना। तो फिर ऑफ कोर्स, अच्छा तुमने रीड तो कर ही लिया ना, सेल्फ रीड कर लो जल्दी से, सेल्फ रीड कर लो जल्दी से। ओके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं हम। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अब एक ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बिजनेस खोला है तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव पैसा तो है ही है, और पैसा भी क्या, नॉर्मल प्रॉफिट से मैं तो ज्यादा ही कमाना चाहता हूँ, मैं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाना चाहता हूँ। यस, एंड ऑफ कोर्स थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो नेक्स्ट यूनिट आने वाला है, उसमें तुम ये पूरा पढ़ोगे, ये वाला कि नॉर्मल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं, सुपर नॉर्मल कौन से होते हैं। वैसे तो अगर तुम्हें पता ही है, फिर भी नहीं पता तो मैं बता दूं, अकाउंटिंग प्रॉफिट में जिसको प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, इकोनॉमिक सेंस में उसको बोलते हैं जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ऐसा क्यों? सर जो तुम्हारा अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है ना, नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें एंटरप्रेन्योर की जो वो वाली जो होती है, एंटरप्रेन्योर की जो कॉस्ट होती है, बेसिकली जो चारों फैक्टर्स की कॉस्ट है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबकी कॉस्ट इंक्लूड होती है, और फिर उसको टोटल रेवेन्यू से माइनस किया जाता है। अगर फिर भी कुछ बच जाता है देन दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर तुम साथ में एक एंटरप्रेन्योर की इम्प्लिसिट कॉस्ट भी जोड़ दो, कि यार एक तो मेरी ऑब्वियसली जो खुद की कॉस्ट लगी, जो मेरा खुद का चलो लेट से एफर्ट लगा, उसकी तो कॉस्ट है ही, लेकिन जो मैंने कॉस्ट फॉरगॉन करी, मैं ये कैपिटल जो मैंने अपनी इस बिजनेस में लगाई है, मैं कहीं और लगा सकता था, उस पे जो रेट ऑफ रिटर्न में मिस कर रहा हूँ। मान लो बैंक में एफडी, मान लो मैंने इस कोचिंग को बनाने में 10 लाख लगा दिए, ये 10 लाख की मैं एफडी कराता तो उसमें इंटरेस्ट कमा सकता था ना। तो डेट इज व्हाट इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने वो चीज खोई क्योंकि मैंने वो चीज यहाँ लगा दी। तो उसके अलावा मैंने अपना जो एफर्ट यहाँ पे लगाया, उस एफर्ट की तो कॉस्ट है, लेकिन जो एफर्ट मैंने, मतलब जैसे मान लो ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे जो एफर्ट लगाया, तो मैं कमा रहा हूँ लेट से महीने का 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, स्टार्टिंग में इतना ही होता, लेकिन मैं बिग फोर में कमा रहा था लाख रुपए। तो सर फिर
यही तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब ये भी अगर तुम कंसीडर कर लोगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी कंसीडर कर लोगे, फिर उसको टोटल रेवेन्यू से माइनस करोगे, देन दैट विल बी योर इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट, समझे? चलो, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है सिंपल क्या होता है, टीआर माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सिर्फ एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट नहीं जोड़नी, सिर्फ एक्सप्लिसिट। तो टीआर में से अगर मैं सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है उसमें, अकाउंटिंग प्रॉफिट। सिर्फ एक्सप्लिसिट क्या होती है, जो मेरा एक्चुअल में खर्चा लग रहा है, एक्चुअल मॉनेटरी एक्सपेंसेस, एक्चुअल में, वो तो मैं गिन ही नहीं रहा, जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, अगर मैंने वो भी गिन लिया, टोटल कॉस्ट गिन लिया, मतलब मैं जिसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी गिन लूंगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी गिन लूंगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज सच एज एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल एंड लेबर, जो मैंने अपना टाइम एफर्ट, जो मैंने अपना वो लगाया और जो मैंने अपनी सैलरी मिस आउट करी, अगर मैं वो भी जोड़ दूंगा तो वो तुम्हारा इकोनॉमिक प्रॉफिट बनेगा। अगर मैं सिर्फ उसमें जोड़ रहा हूँ कॉस्ट के नाम पे, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब जो मेरे एक्चुअल में ये बिजनेस चलाने के खर्चे हो रहे हैं, देन दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है? और इकोनॉमिक प्रॉफिट में सिंस इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होती है तो ऑफ कोर्स वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से लोअर होता है। ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर मैं अपना खर्चा भी जोड़ लूंगा तो कॉस्ट बढ़ा दी ना मैंने इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम होता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट लाइन पढ़ लो अपने आप, एंड ये वाला भी पढ़ लो, तुम्हें समझ आ जाएगा, जल्दी करो। यस, अब एच एस, अच्छा ऑब्वियसली बात है, कहीं कुछ नहीं समझ आया, कहीं कुछ नहीं समझ आया, मेरा नंबर तो है ही है तुम्हारे पास, अगर नहीं है तो लिख लो 8508020001, 20001, समझे? ये मेरा नंबर। मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कहीं पे कुछ भी नहीं समझ आता, चाहे तुम इकोनॉमिक्स जहां से मर्जी पढ़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे को आराम से डाउट पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, H. A. Simon argues that firms have a satisfying behavior and strive for profits that are satisfactory. अब एच ए साइमन ने कुछ अपना वो बोला कि भाई ठीक है, जो फर्म्स, देखो कुछ ना तुम्हें कीवर्ड याद रखने पड़ेंगे। विच इकोनॉमिस्ट सेड दैट द फर्म्स हैव सेटिस्फाइंग बिहेवियर? क्या ये पेपर में आ सकता है? यस आ सकता है। आईसीआई तुम्हें वो हर चीज पूछ सकती है जो मॉड्यूल में मेंशन है, और क्योंकि वो मॉड्यूल में मेंशन है तो मैंने यहाँ लिख रखा है। सर आपकी बुक से बाहर मॉड्यूल से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं, मॉड्यूल है इतना मोटा, मेरी बुक है इतनी छोटी सी, और इसमें सारा कुछ रेलेवेंट रेलेवेंट पोर्शन लिखा हुआ है, तो तुम्हें कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओ, समझे? यस। अच्छा फिर आगे, हाँ तो सेटिस्फाइंग बिहेवियर किसने बोला? एच एस एम ने। फिर बॉमल की थ्योरी का बोलती है कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन रखो, प्रॉफिट पे ध्यान मत रखो, रेवेन्यू जितना हो सके, चाहे कोई चीज तुम्हें कॉस्ट पे भी बेचनी पड़ जाए, बेचो, अपना बिजनेस की सेल बढ़ाओ। फिर ए बर्ले एंड जीसी मींस ने पॉइंट आउट करा कि जो लार्ज कॉर्पोरेशन है, जहां पे मैनेजमेंट अलग है और ओनर अलग है, वहां पे मैनेजर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर रहती है कि हमें बैलेंस ग्रोथ रेट चलानी है, एंड उनके पास पावर रहती है कि गोल्स वो रखने की कि फर्म को कैसे मैनेज करना है। विलियमसन का जो मॉडल है ऑफ मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनेजर थ्योरी ऑफ फर्म्स बिहेवियर। द ओनर्स, जो ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो तो प्रेफर करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि उनको तो वहीं से डिविडेंड मिलना है। लेकिन जो मैनेजर है वो अपना ओन यूटिलिटी फंक्शन, जो कि सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट है, कि ठीक है ओनर को, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आपको 10 करोड़ चाहिए ना, आपको 10 करोड़ मिलेगा, ताकि शेयर होल्डर मेरे को रिप्लेस ही ना कर दे, निकाल ही ना दे नौकरी से, तो मैं आपका मिनिमम सब्जेक्ट, जो आपको मिनिमम प्रॉफिट चाहिए वो तो मैं करके दूंगा, लेकिन उसके ऊपर वाला है वो फिर मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। ये येलो वाला सेल्फ रीड कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ रीड कर लो जल्दी से। फिर जैसे ये सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे, सियर्ट एंड मार्क्स ने क्या बोला कि भाई 4 पॉसिबल फंक्शन गोल्स हैं इन एडिशन टू प्रॉफिट गोल, नेमली प्रोडक्शन गोल, इन्वेंट्री गोल, सेल गोल्स एंड मार्केट शेयर गोल। पेपर में ये तुम्हें कैसे आ सकता है, विच इकोनॉमिस्ट हैज गिवन दैट द पॉसिबल 4 फंक्शनल गोल्स, प्रोडक्शन गोल, इन्वेंट्री गोल, सेल गोल, मार्केट गोल, किसने दिए? सियर्ट एंड मार्क्स। उल्टा भी आ सकता है, सियर्ट एंड मार्क्स हैज गिवन विच 4 गोल्स, और उसमें वो तुम्हें क्या देंगे? प्रोडक्शन इन्वेंट्री सेल मार्केट शेयर, या प्रोडक्शन इन्वेंट्री सेल प्रॉफिट शेयर, या प्रॉफिट सेल इन्वेंट्री मार्केट शेयर, ऐसे ऐसा, तो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। तो तुम्हें ये चीज भी याद होनी चाहिए, प्रोडक्शन इन्वेंट्री सेल मार्केट, प्रोडक्शन इन्वेंट्री सेल मार्केट, PISM, या तुम सिम्प याद रख सकते हो, सिम्प, सेल, इन्वेंट्री, मार्केट शेयर और प्रोडक्शन, सिम्प। जो सियर्ट एंड मार्क्स ये क्या है? सिम्प है, सिम्प, लड़कियों के ऊपर सिम्प करते हैं, ठीक है ऐसे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव भी हैं, क्या क्या, कि यार जो मेरी चेयर बने वो घटिया मटेरियल की ना बने, वो टूटे ना जल्दी, मतलब मैं अपनी सोसाइटी को ही वो ना करूं, समझ, चीट ना करूं, मैं प्रॉफिटियरिंग एंड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस अवॉइड करूं।
मैं अपॉर्चुनिटीज फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन सोसाइटी, मैं जो अपने आसपास के जो लेबर है जो मेरे से एम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्ट करती है मैं उनको दूं, अच्छी एम्प्लॉयमेंट रखूं, उनको अच्छे टर्म्स पे भी रखूं। और मेरे चेयर बनाने से सोसाइटी में इन जनरल पोल्यूशन एयर वेस्ट ये सब ना हो, ये मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हर एक एंटरप्राइज का होता है। फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, कि सर हम अपने जो हमने एम्प्लॉइज रखे हैं उनको हम ऑफ कोर्स खुश तो रख ही रहे हैं, उनको हम उनकी हम ग्रोथ भी कर रहे हैं, मतलब उनको हम धीरे धीरे नई नई चीजें सिखा भी रहे हैं, उनके कुछ लेट से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। फिर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जॉब की, कि चाहे कोई लड़का है चाहे लड़की है या कोई है ना इंडियन है या नॉन इंडियन, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है जॉब की, ऐसा। तो दीज आर व्हाट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। यस, पेपर में ये चीजें बस उस सेंस में ही आ सकती हैं कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन है ना इज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉइज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, दिस फुलफिल्स विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, तो आपको बोलना है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ऐसा। तो अगर आपने वो चीज पढ़ी होगी तभी आप बोल पाओगे। फिर क्या आता है नेशनल ऑब्जेक्टिव, an enterprise should endeavor for fulfillment of national needs and aspirations and work towards implementation of national plans and policies. Some of the national objectives are, अब मेरे नेशन की तरफ क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि सर मेरा देश ऑफ कोर्स मेरी प्रायोरिटी रहे, मैं अपने देश में इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी से हटाऊं, फेयर अपॉर्चुनिटी दूं सबको। ये जो मैंने ये चीज बोली थी ना कि मैं फेयर अपॉर्चुनिटी तो सबको काम के लिए, ये ह्यूमन में नहीं है, ये किस में, नेशनल ऑब्जेक्टिव में। ह्यूमन में क्या थी, जो मैंने एम्प्लॉय रखा हुआ है उसको भी मैं डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना अलाउ कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना, ये चीजें कुछ तुम्हें रट्टा मारनी पड़ेंगी कि नेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी दूं सबको वर्क के लिए, मैं अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज बनाऊं। अब देश को चाहिए इन जनरल कोई चेयर स्पेसिफिक, तो मैं चेयर वो वाली बनाऊंगा ना, ऐसा, ठीक है। यंग मैन को एज एन अप्रेंटिस ट्रेन करूं, है ना। अब छोटू छोटू रखा दुकान पे, उसको सिखाऊं कि देख चेयर ऐसी बनती है, ये वो ऐसे ऐसे, तो धीरे धीरे लोगों को सिखाऊं भी। ध्यान से, ये नेशनल ऑब्जेक्टिव के काम है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के काम नहीं है। तो ठीक, अब सारे पैराग्राफ्स में हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो काइंड ऑफ सबसे मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, इसको पूरा करने के अंदर कुछ बाधाएं हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं सर, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, तुम ये येलो वाला सारा सेल्फ रीड कर लो। तुम्हें पता ना, तुम्हें मेरी बुक का कलर कोडिंग पता ना, जितना भी येलो बैकग्राउंड उसका मतलब होता है थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी नहीं, इनफेक्ट ज्यादा ही कम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा। चलो जल्दी से एक बार सेल्फ रीड कर लो पॉज करके, तुम्हें समझ आ जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं। और अगर कहीं भी कुछ भी नहीं समझ आता तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये नंबर तो है तुम्हारे पास मेरे। चल, अब हमें कहा जाते हैं एंटरप्राइज की प्रॉब्लम्स भी कुछ रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रहती है कि भाई जितने भी ऊपर जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े हैं, अच्छा बेस्ट बात कि एमसीक्यू पेपर तो आपको कभी ऐसे आने वाला है कि बताओ कौन से 5 ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज के, नहीं तो आपको वो तो याद नहीं रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो एंटरप्राइज के हैं उनको वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, आपस में कंफ्लिक्टिंग रहते हैं, तो ये भी एक दिक्कत है, तो ये भी कंस्ट्रेंट है बाय द वे। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं भाई, ये वेरी ऑफन कंफ्लिक्ट विद वन अनदर, ये तो मैंने बोल दिया। लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट, कितनी कहाँ फैक्ट्री लगानी है और कितनी बड़ी लगानी है। सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल फैसिलिटी, फैक्ट्री में कौन सी मशीन लगानी है, कहाँ लगानी है, कितने बंदे लगेंगे, ये सब चीजें। फाइनेंस, भाई फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा कहाँ से उठाना है, उसमें मशीन लगाने के लिए पैसा कहाँ से उठाना है, पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, ये सब चीजें। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि हमारी जो हमने फैक्ट्री बनाई है उसमें कितने मैनेजर्स होने चाहिए, कितने सीईओ, कितने बॉस, कितना मतलब कितने के अंदर कितना स्टाफ होना चाहिए। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग, कि सर अब हमने फैक्ट्री खोल तो रही, सचिन रेजा चेयर्स बंद तो गई, अब चेयर्स की मार्केटिंग कैसे करनी। देखो एक बार तुम्हें अपनी मार्केट आइडेंटिफाई हो गई कि सर मैंने चेयर बेचनी है, अब मेरे पास 4 डिसीजन है, फोर पीज के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं, तो तुमने शुरू से पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो सीए इंटर में तुम एसएम पढ़ रहे होगे, एसएम पढ़ोगे सॉरी सीए इंटर में, उसमें तुम और अच्छे से पढ़ सकते हो। सीए इंटर के एसएम में क्या है सर, एक बार तुमने मार्केट आइडेंटिफाई कर ली ना, तो 4 पी पे जो तुमने काम करना है, दे आर व्हाट, नेमली प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये तो तुमने शुरू से सुना होगा, नहीं भी सुना कोई बड़ी बात नहीं। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, कि तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, ये वो, प्लेस कहाँ पे होनी चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए, प्रमोशन कितनी तुम करोगे, ये सब चीजें। यस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तभी इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, समझो बात, क्योंकि आगे वो टीपी एमपी एपी सब कुछ आने वाला है। ओके ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज की प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल रिलेशन
कैसे रखना है, वर्कर्स के साथ कैसे रखना है, क्योंकि वर्कर्स के आजकल बहुत ट्रेड यूनियन और ये सब बना होता है, तो तुम किसी के साथ बिगाड़ नहीं सकते। तो अब आ जाता है फाइनली जो पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन। पहली बात तो तुम्हें पता है वर्ड फंक्शन क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है और उसमें एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, तो रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट। सर एक गिवन सेट ऑफ इनपुट्स है, तुम्हारे पास गिवन है कि तुम्हारे पास एक अवन है, एक लेबरर है और तुम्हारे पास 2 किलो आटा है। इस इनपुट्स को लेके तुम कितनी मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हो, दैट इज व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन है। यस, तुम्हारे पास जितना भी गिवन सेट ऑफ इनपुट्स होगा उससे जो भी मैक्सिमम बन सकती है आउटपुट, दैट इज व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन इज। ठीक है, और ये डेफिनेशन ऑफ कोर्स किसने दी थी, सैमुअलसन ने, सैमुअल की बेटे ने। ठीक है, also defined as the minimum quantities of various input that are required to yield a given quantity of output। देखो ये तो मैंने बोल दिया कि अगर तुम्हारे पास इनपुट्स है तो मैक्सिमम वो कितनी आउटपुट बना सकते हैं, दैट इज व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को इतनी क्वांटिटी ऑफ एक पर्टिकुलर गुड्स की इतनी क्वांटिटी चाहिए तो मुझे उसके लिए मिनिमम कितने इनपुट्स लगेंगे ताकि वो उसको मैं ट्रांसफॉर्म करके इतना आउटपुट बना सकूं, दैट इज व्हाट प्रोडक्शन फंक्शन इज। यस, तो प्रोडक्शन मतलब वो क्यू मतलब वो स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट, और इनपुट्स उसके जितने भी हैं वो सारे तुम्हारे क्या है, तो क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट्स। यस, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। एजम्पशन क्या है प्रोडक्शन फंक्शन की, एक बार सेल्फ रीड कर लो, सेल्फ रीड कर लो जल्दी से। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 अब 1 2 अब 1 2 अब 1 2 3। चलो अब हम आ जाते हैं शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है सर, 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, कुछ तो होता होगा शॉर्ट रन। नहीं भाई, शॉर्ट रन तो टाइम के मेजरमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है, टाइम के मेजरमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है। शॉर्ट रन का सिंपल मतलब ये है, अगर एक फैक्ट्री है उसका जो भी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो उसके 4 इनपुट्स हैं, अगर उनमें से एक भी फिक्स्ड है, एक भी फिक्स्ड है, चाहे बाकी सारे वेरिएबल है, एक भी फिक्स्ड है, देन दैट इज अ पीरियड ऑफ शॉर्ट रन। लेकिन जब वो सारे ही वेरिएबल हो गए, जब मैं सारे फैक्टर्स को वेरी कर सकता हूं अपनी मर्जी से, देन दैट इज योर लॉन्ग रन पीरियड। ओ, तो शॉर्ट रन में क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, फिक्स्ड इनपुट रहता है। और नॉर्मली यहाँ पे कैपिटल को फिक्स्ड गिना जाता है और लेबर को वेरिएबल गिना जाता है। ओ, शॉर्ट रन में कैपिटल को फिक्स्ड माना जाता है कि तुम जल्दी से पैसा कम ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ भी बड़ा कम नहीं कर सकते। ओ, समझे बात। यस, फिर लॉन्ग रन में क्या होता है, या जिसको प्लानिंग होराइजन भी बोलते हैं, दूसरा नाम लॉन्ग रन का। सर फर्म जो है इजीली अपने सारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी कर सकती है, कैपिटल को भी, न्यू कैपिटल भी इंस्टॉल कर सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। ओ, अब कॉक डॉगलस का प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। कॉक डॉगलस दो साइंटिस्ट थे, डॉगलस एंड कॉक, ये जो भी है, ठीक है, साइंटिस्ट नहीं सॉरी इकोनॉमिस्ट थे यूएसए के। उन्होंने क्या बोला कि यूएसए में ना यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें हमने क्या नोटिस करा है कि जो लेबर है ना वो 75% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और कैपिटल सिर्फ 25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है प्रोडक्शन में। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई एक फॉर्मूला है जो तुम्हारी आउटपुट बन रही है, ये के तो कांस्टेंट है, लेबर की एक पावर और कैपिटल की एक पावर, ये दोनों मिलके तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन बनती है, ये तुम्हारी टोटल क्वांटिटी बनती है। ओ, ओ, ठीक है बात। और ध्यान से देखो जो पावर है वो आपस में इनका टोटल कितना आ रहा है, 1। A+1 - A से A कैंसिल, 1 बचा। तो इनका टोटल क्या रहा है, 1। तो ये बोलना चाहते थे कि दोनों पावर जो है आपस में सिनर्जी में काम करती हैं, और जो लेबर है L वो कंट्रीब्यूट करती है 75%, यानी 3/4, एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड अबाउट 1/4 ऑफ द इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। समझे। यस, अब मेरे को जल्दी से बताओ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर, इन सब में क्या डिफरेंस है। सर कोई डिफरेंस ही नहीं है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ वेरिएबल इनपुट, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ वेरिएबल इनपुट, ये तीनों सेम चीजें हैं। और शॉर्ट रन में आपको पता है कैपिटल को नॉर्मली फिक्स्ड गिना जाता है और लेबर को वो गिना जाता है वेरिएबल इनपुट। ठीक है। यस, अब सर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या।
इसको एक बार को छोड़ो, इसको एक बार को छोड़ो, ये नाम पढ़ो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है? याद है हमने क्लास में एग्जांपल ली थी कि एक मान लो मैं एक बेकरी है, एक बेकरी में एक ओवन रखा है। अब मैं एक लेबर को रखूंगा कि चल भाई केक बना दे, कितने बना देगा दिन के केक? वो बोलता 100 बना दूंगा। मैं कहा ठीक है, वेरी गुड। फिर मैंने दूसरा एक और बंदा रखा, मैं कहा कितने बना देगा? कहता सर मैं तो 120 बना दूंगा। तो मैं कहा ठीक है, दूसरी लेबर लगाने में मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी? 220। समझ आ रही है ना चीज? 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाई तो 100 हुई प्रोडक्शन, टीपी कितनी हुई? 100। सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर लगाई तो टीपी कितनी हुई? 120, मतलब तो 220 होगी, 120 एमपी होगी तुम्हारी। एक एडिशनल लेबर लगाने पे एडिशनल मेरी प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई? 120। मैंने तीसरे को बोला, तू बता। कहता सर मैं तो 140 बढ़ा दूंगा। मैं कहा ठीक है, 220 मेरी पहले थी, 360 हो जाएगी, वेरी गुड। चौथा आया, वो कहता सर मैं भी 130 या 140 ही बढ़ा पाऊंगा। तो मैंने देखा, मैं ये तो बराबर का ही है, मैं चल कोई बात नहीं, इसको भी लगा लेते हैं। फिर पांचवा आया, कहता सर मैं तो 110 ही बना पाऊंगा। तो वहां से एडिशनल यूनिट में मेरी टीपी जो है डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ने लग गई। एक सर्टेन लेवल पे स्टार्टिंग में पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ी कि हर एक नया वर्कर जो था वो नया नया टीपी बढ़ा रहा था, नई नई प्रोडक्शन बढ़ा रहा था, क्योंकि मशीन भी मेरी ज्यादा यूज थोड़ी हुई थी। फिर जो पांचवा बंदा, वो एवे नहीं, वो है एवे नहीं, वो कम प्रोडक्शन कर रहा है। वो बोल रहा है कि सर मशीन बिजी होती है, आपका एक अवन है, आपका जो कैपिटल है वो आपकी फिक्स्ड है, जो आपने कैपिटल लगाई हुई है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कैपिटल गुड्स बनाने के लिए, जो अपने आपने सॉरी कैपिटल गुड्स लगाए हुए हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ये आपके फिक्स्ड है, एक ही ओवन है। तो मैं अगर आऊंगा भी तो मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा मशीन पे, तो मैं तो सर 110 ही बना पाऊंगा। अगला आ रहा है वगैरह 90 बनाऊंगा, अगला आ रहा है 70, अगला आ रहा है 20, एक टाइम पे 10। एक कहता है कि सर मैं तो बना ही नहीं पाऊंगा, मेरे को टाइम ही नहीं मशीन पे। आपके बाकी जो आपने 10 वर्कर जो पहले लगा रखे हैं, वही नहीं आपका ओवन छोड़ रहे। तो 11वें वर्कर को तो कुछ बनाने का टाइम नहीं मिला, तो 11वां वर्कर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, तो उसमें फिर क्या होगी? एमपी तुम्हारी जीरो। स्टार्टिंग में एमपी बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हुई 110 से वापस 110 आ गई, फिर धीरे धीरे घट रही है, और एक टाइम पे जीरो हुई और एक टाइम पे नेगेटिव हो गई। कि सर जो आप 11वां वर्कर लेके आए उसने तो साफ ही बोल दिया कि सर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वर्कर्स मेरे को मशीन ही बहुत कम टाइम देते ही नहीं है। जो 12वां वर्कर आएगा वो बोलेगा कि सर मैं तो सबका टाइम पास करवा दूंगा, मैं तो उल्टा जो काम कर रहे हैं वो भी उल्टा काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा, समझे? ठीक है, टेबल तो तुम्हें मैंने रेगुलर बैच में समझाया भी हुआ है, लेकिन फिर भी चल मैं बता देता हूँ। टीपी ऑफ कॉस्ट टोटल प्रोडक्ट की दो दो यूनिट ऑफ लेबर लगाए तो वो टोटल 210 का प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। अब ये बात है कि जो पहला था वो ऑलरेडी 100 बना रहा था, तो नए वाले ने आके कितना बनाया? एडिशनल कितना बना? एडिशनल 110। तो टीपी इज नथिंग बट, सॉरी एमपी इज नथिंग बट चेंज इन टीपी पर यूनिट। ठीक है, हर एक यूनिट पे। ठीक है, हाँ, और एपी तो सिंपल ही है, टीपी डिवाइड बाय क्वांटिटी। सिंपल, टीपी को डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दो, ठीक। अब ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है, या जो ये वाला तुम्हारा टेबल है इस पे ग्राफ ये रहा। अब तुम्हें पता है क्या पता सर? एपी और एमपी का रिलेशनशिप, एपी और एमपी का रिलेशनशिप क्या रिलेशनशिप है? सर हम ना एपी को एपी से स्टार्ट करेंगे। अगर एपी बढ़ रहा है तो एमपी उससे ऊपर होगा। मतलब अगर एपी बढ़, देखो एमपी हर मामले में अच्छा है, बस इतना याद रखना। एमपी हर मामले में एपी से अच्छा है, मध्य प्रदेश हर मामले में आंध्र प्रदेश से अच्छा है, सिर्फ मेमोरी टेक्निक टाइप्स। एमपी इज बेटर देन एपी इन एवरी सेंस। सर अगर एपी बढ़ रहा है एमपी उससे भी ऊपर है, एमपी और बढ़ा हुआ है। सर अगर एपी गिर रहा है, मतलब जैसे ही वो बढ़ते बढ़ते एकदम से गिरना स्टार्ट हुआ तो अपने एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे आया, जब वो अपने एपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, तो एमपी उसके बराबर आ गया। और सर एपी गिर रहा है, एपी गिर रहा है तो एमपी उससे भी ज्यादा गिर रहा है। मतलब एमपी हर मामले में बेटर है, अगर बढ़ रहा है तो मैं तेरे से ज्यादा बढ़ रहा हूँ, अगर तू गिर रहा है तो मैं तेरे से ज्यादा गिर रहा हूँ। वो समझे? एसीएमसी का भी सेम है। याद रखना ये लॉजिक हमें, क्योंकि आगे नेक्स्ट यूनिट में काम आने वाला है, अब से मे बी आधे पौने घंटे तक ये चीज काम आने वाली है। क्या? कि जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी उससे ऊपर बढ़ रहा है, एपी गिर रहा है तो एमपी उससे नीचे गिर रहा है, और एपी जब अपने हाईएस्ट पे तो एमपी एपी के इक्वल है। एसी एमसी में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। अगर एसी स्टार्टिंग में जैसे कॉस्ट गिरती है तो एसी गिर रहा है तो एमसी और उससे भी ज्यादा गिर रहा है। फिर जब एसी अपने लोएस्ट पे होता है, क्योंकि एसी कब ऐसे बनता है ना, एसी कब कैसे बनता है अब आगे जब यूनिट 3 में पढ़ेंगे ऐसे। तो जब एसी गिर रहा है, एसी गिर रहा है तो एमसी उसके नीचे है, और जब उसके लोएस्ट पे तो एमसी उसको कर्व कट करेगी, और ऐसे अगर बढ़ रही है तो एमसी उससे ज्यादा बढ़ेगी। तो गॉट इट? यस। चलो, तो एपी और एमपी का रिलेशन और एसी एमसी का रिलेशन सेम लॉजिक से चलता है। ठीक है, हाँ जी।
अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की कुछ assumption है, ये वाली पढ़ लो तुम्हें समझ आ जाएगी, ये वाली पढ़ लो तुम्हें समझ आ जाएगी, ये वाली पढ़ लो तुम्हें समझ आ जाएगी, ये वाली नहीं आएगी तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार जल्दी से सेल्फ रीड करो, मैं लास्ट वाली समझा दूँ, और ऊपर ग्रीन वाला भी सेल्फ रीड करो, मैं समझाता हूँ। हाँ जी, तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, लास्ट वाला मैं जल्दी से समझा देता हूँ कि द लॉ डज नॉट अप्लाई वेयर द फैक्टर्स मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू यील्ड आउटपुट। सर एक चीज बताओ, और फिर आगे क्या लिखा है, व्हेन द वेरियस फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जब जो बहुत सारे फैक्टर्स जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज होंगे, एन इंक्रीज इन वन फैक्टर वुड नॉट लीड टू इंक्रीज इन आउटपुट। एक चीज एग्जांपल बहुत सिंपल सी इसकी, एक चाय बनाने के लिए लगती हैं फॉर एग्जांपल 1 मिल्क एंड 1 शुगर। ठीक है, अब हुआ क्या आपका, क्या हुआ, इंक्रीज इन वन फैक्टर हो गया, क्या वन फैक्टर हो गया, आपके पास 5 मिल्क हो गए लेकिन अभी भी 1 शुगर ही है। आप कितनी टी बना पाओगे सर, अभी भी एक टी ही बना पाएंगे ना, समझे। तो एक अगर अगर तुम्हारे वेरियस फैक्टर जो है, मतलब मिल्क और शुगर वेरियस फैक्टर दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होने की, मिल्क भी एक ही लगेगा शुगर भी एक लगेगी, तब जाके 1 टी बनेगी। और 2 मिल्क 2 शुगर 2 टी, 3 मिल्क 3 शुगर 3 टी, ऐसा। तो अगर लेकिन मैं बोलूं कि 5 मिल्क है और 2 शुगर है, तो चाय तो दो ही बनेगी ना, क्योंकि तुम्हारी शुगर भी तो दो ही लग रही है सिर्फ, ऐसा समझे। यस, तो इसलिए अगर सिर्फ एक फैक्टर में इंक्रीज होगा तो भाई मार्जिनल प्रोडक्ट उस फैक्टर का जीरो होगा, डिमिनिशिंग भी नहीं होगा, जीरो होगा। तुम एक्स्ट्रा मिल्क लगा के कुछ बना ही नहीं पा रहे, कम नहीं हो रहा, कुछ बना ही नहीं पा रहे। तो ये सिर्फ एजम्पशंस थी, सिर्फ एजम्पशन है। पॉइंट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, जेन्युइनली बता रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब सर तुम्हारे ये जो टोटल प्रोडक्ट होता है, टोटल प्रोडक्ट, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। तीन क्या होती है स्टेजेस, क्या क्या, वट इज, यानी क्या क्या है। सर एक तो तुम्हारा स्टार्टिंग में ये इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न पे, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। कब तक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, जब तक तुम्हारा एमपी बढ़ रहा है। एमपी, अगर एमपी बढ़ रहा है सर, जैसे ही तुम्हारा एमपी हाईएस्ट पे पहुंचा, ये तुम्हारा फिर तुम्हारा नॉर्मलाइज हो जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ जाएगा, क्योंकि एमपी तुम्हारा अब गिरने लग गया ना, यहाँ से तुम्हारा एमपी गिरने लग गया, तो जहां से गिरने लग गया उस पॉइंट से तुम्हारा इंक्रीजिंग रेट रुक जाएगा। ओ, ठीक है। फिर क्या होगा सर, जब तुम्हारा एमपी गिरने लग जाएगा तो ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। यस, फिर जब तुम्हारा एमपी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जब तुम्हारा एमपी सॉरी जीरो होगा, तब ये अपने हाईएस्ट पे होगा, टीपी अपने हाईएस्ट पे होगा, और जब तुम्हारा एमपी नेगेटिव हो जाएगा तब ये टीपी भी गिरने लग जाएगा। ये रिलेशनशिप तुम्हें पता है। यस, तो सर 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। और ध्यान रहे ये शॉर्ट टर्म में चल रहा है, शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल, शॉर्ट टर्म में हम क्या बोलते हैं, रिटर्न्स। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स कौन सी, जहां पे टीपी जो है इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, कब तक, अप टू पॉइंट एफ, क्योंकि एमपी जो है वो अपने मैक्सिमम पे है पॉइंट एफ पे। और फिर एपी जो है वो तो भी बढ़ता जा रहा है, वो कहां तक बढ़ता जा रहा है, स्टेज 1 के एंड तक बढ़ता जा रहा है जी अभी तक तो। फिर एमपी चाहे डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो एपी से तो बढ़ा ही है। एमपी सोचो, जो एमपी है वो यहां से गिरना स्टार्ट हो भी चुका है, लेकिन अभी भी वो एमपी से बड़ा है। तो एपी बढ़ रहा है और एमपी गिर रहा है, लेकिन एमपी अभी भी एपी से बड़ा है स्टेज 1 के एंड तक। तो गॉट इट। यस, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसमें क्या हो रहा है सर, अब टीपी बढ़ रहा है किस पे, एट, टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। अब डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, ओ अप टू पॉइंट एच, अपने मैक्सिमम तक। फिर एमपी और एपी भी गिर रहे हैं, लेकिन दोनों भी क्या है, पॉजिटिव। फिर एमपी जीरो पहुंच जाता है जब टीपी अपने हाईएस्ट पे है, दैट इज एच पे, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड ऑफ स्टेज 2। तो फिर ऑफ कोर्स नेगेटिव रिटर्न्स, जहां पे तुम्हारा एमपी भी नेगेटिव और तुम्हारा टीपी भी नेगेटिव और एपी भी नेगेटिव, सब सब नेगेटिव। तो एपी थोड़ी नेगेटिव होता है, हाँ टीपी, हाँ टीपी एंड एपी जो है दोनों गिर रहे हैं, एंड एमपी इज नेगेटिव। ठीक है, यस ऑब्वियसली, ठीक है। और प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज प्रोड्यूस और इंक्रीज लॉस पर रिड्यूसिंग द वेरिएबल फैक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक अच्छा प्रोड्यूसर किस स्टेज में रहना पसंद करेगा सर, वो अपना टीपी मैक्सिमाइज करना प्रेफर करेगा, जब तक उसको हर एडिशनल यूनिट पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिटर्न आती जा रही है, चाहे चाहे कम होती जा रही है। हर एडिशन, देखो मैं अगर लेबर लगाई जा रहा हूँ, हर एडिशनल लेबर पे मेरे को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, और लेट्स से ऑफ कोर्स वो कॉस्ट से उसकी कमी है, मतलब जितनी वो कॉस्ट ले रहा है उससे तो ज्यादा ही प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो मेरे को ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई,
क्या हो जाएगा ये, जल्दी बताओ, अरे बताओ ना यार, अरे यार बताओ ना यार। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरे को फिर भी इसमें फायदा है। तो मैं स्टेज वन में क्यों नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा टीपी जो है अभी भी बढ़ रहा है, मेरे को तो बढ़ाते रहना ना उसको। और स्टेज थ्री में क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर एडिशनल लेबर पे मेरे को नेगेटिव रिटर्न मिल रही है। तो मैं स्टेज टू में रहना प्रेफर करूंगा, जहां पे मेरा एमपी भी पॉजिटिव है और मेरा टीपी जब तक मैक्सिमम नहीं हो जाता। तो समझ गए, ये पढ़ लो एक बार, पिंक वाली लाइन जल्दी से, जल्दी करो जल्दी। और अनदर रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, इज द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर, कि जो तुम्हारी लेबर है उसको तुम ऐसे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर जो तुम्हारा जैसे फिक्स फैक्टर है, जैसे तुमने मैंने बोला था कि एक फैक्ट्री में एक बेकरी में अवन लगा है और अवन में लेबर है। अब हमने नया ओवन नहीं लगाया, लेकिन हो सकता है हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होता है कि हम चूल्हा जला के उस पर बना सकते। तो तो फिर तो हम और लेबर लगा सकते थे ना, क्योंकि वो दूसरी जो 9th या 10th लेबर थी जो बोल रही थी कि सर आपके जो सारे लेबर है वो अवन घेर के बैठे, मेरे को तो मिलता ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती। तो तो अगर स्कार्स फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्कार्स फिक्स फैक्टर ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज वुड हैव बीन मेड अप। तो यहाँ पे जो तुम्हारा जो फिक्स फैक्टर है, जो यहाँ पे आके जो पूरा पूरा यूटिलाइज हो चुका है, मैक्सिमम यूटिलाइज हो चुका है, तुम्हारा एमपी पूरा जीरो हो चुका है, अब तुम्हारा एडिशनल यूनिट कुछ तुम्हें प्रोड्यूस करके नहीं देगा, तुम्हारा मैक्सिमम यूटिलाइज हो चुका है फिक्स फैक्टर। उस चीज की दिक्कत हट जाती अगर तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट होता फिक्स्ड फैक्टर का। ओ समझे? यस। स्टेज थ्री नेगेटिव रिटर्न्स ऑब्वियसली, यस। अगर तुमने पिंक वाला पढ़ लिया तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सर स्टेज थ्री में चाहे वेरिएबल फैक्टर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिले ना, लेकिन एक रैशनल प्रोड्यूसर नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हर वेरिएबल फैक्टर पे मेरे को एमपी नेगेटिव ही मिल रहा है, उसकी उसका प्रोडक्ट जो है हर वेरिएबल फैक्टर का वो तो नेगेटिव मिल रहा है ना, तो मेरे को नहीं चाहिए। और स्टेज वन में अगर मेरे को फिक्स्ड फैक्टर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो मेरे पास ऑलरेडी है मैं उसी को नहीं पूरा यूटिलाइज कर पा रहा, मैं उसको तो पहले यूटिलाइज करूँ। अभी तो मेरे को इंक्रीजिंग रिटर्न पे एक हिसाब से रिटर्न मिल रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग रिटर्न, बेसिकली इंक्रीज ही मिल रही है, हर रिटर्न एक्स्ट्रा ही मिल रही है। तो मैं अभी फिक्स फैक्टर जो करंटली मेरे हाथ में है उसको तो पूरा यूटिलाइज कर लूँ, मेरे को फिक्स फैक्टर फ्री भी मिले तो मैं नहीं लूंगा। स्टेज वन में मेरे को फिक्स फैक्टर भी फ्री मिले मैं नहीं लूंगा, स्टेज थ्री में मेरे को वेरिएबल फैक्टर भी फ्री मिले तो मैं नहीं लूंगा। ओके, अब आ जाते हैं रिटर्न्स टू स्केल में। रिटर्न टू स्केल क्या होता है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में, आगे लॉन्ग रन में, सॉरी लॉन्ग रन में, जब ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन रन आर इंक्रीज्ड टुगेदर। सर सब वेरी कैसे हो रहे हैं, सर सब वेरी तब होते हैं जब लॉन्ग रन चल रहा होता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज नॉट द सेम एज इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई होता है लॉन्ग रन में, जहाँ पे सारे इनपुट चेंज हो सकते हैं, जबकि मार्जिनल रिटर्न जो है शॉर्ट रन में लगती है, जहाँ पे एटलीस्ट एक इनपुट फिक्स्ड है। तो रिटर्न टू स्केल जैसे उधर शॉर्ट रन में क्या होता है, रिटर्न्स इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। यहाँ पे क्या रहता है लॉन्ग रन में, कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपने जितने परसेंटेज से या जितने लेवल से इनपुट बढ़ाए, आपको सेम लेवल पे अगर रिटर्न मिल गई, देन दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। आपने 10% इनपुट बढ़ाया, आपको 10% आउटपुट बढ़ गई, तो क्या है ये कांस्टेंट। आपने 10% इनपुट बढ़ाए और आपको 20% आउटपुट में फायदा हो गया, 20% आउटपुट बढ़ गई, तो क्या हो गया ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो और डिक्रीजिंग क्या होता है, जब इंक्रीज इन ऑल फैक्टर लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट। नेगेटिव नहीं मैंने बोला, मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने अगर 10% इनपुट्स बढ़ाए तो मेरे को 5% आउटपुट बढ़ी, समझे? तो मेरे को कम बढ़ी, कम बढ़ी, कम बढ़ी, गम बढ़ी, गम बढ़ी, तो मेरे को कम बढ़ी। अगर कम बढ़ी है, कम बढ़ी है, देन दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है कहीं पे, तो कांस्टेंट इंक्रीजिंग। सर नेगेटिव क्यों नहीं है भाई मेरे, अगर लॉन्ग रन में भी नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल होगी ना, तो वो इंसान बेवकूफ है जो बिजनेस कर रहा है भाई मेरे। जब तेरे को ऑलरेडी रिटर्न्स टू स्केल डिक्रीजिंग दिख रही, मतलब तू सोचो तुम्हारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है ऐसा सच, मतलब तुम्हारा कोई फिक्स्ड फैक्टर नहीं है, हर एक फैक्टर वेरिएबल है। तुम अपना जैसे मान लो हमारी कोचिंग है, एक तो हो गया मैं लैपटॉप माइक बढ़ा सकता हूँ, यस बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या सेंटर भी एक और नया खोल सकता हूँ? हाँ, मेरा सेंटर भी अब मेरा फिक्स्ड फैक्टर नहीं रहा। कि एक तो पॉसिबल क्या था कि मेरा यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर है, मैं यहाँ पे सिर्फ 40 बच्चे बिठा सकता हूँ। तो 40 बच्चे के बाद मेरा फिक्स्ड फैक्टर पूरा यूटिलाइज हो चुका है, मेरे को हर कोई भी एडिशनल बच्चे पे मेरे को एमपी नहीं मिलेगा, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा बच्चा आएगा उसको धक्के से किसी तरह एडजस्ट करूंगा, तो बाकी बच्चे भी तंग होंगे कि भाई हमें नहीं बैठना ऐसा। लेकिन लॉन्ग रन में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और सेंटर खोल सकता हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि मैं बच्चे और बढ़ाता पढ़ाता जाता हूँ, बच्चे और आते रहेंगे, और
मैं एक और सेंटर खोल लूंगा। अब इमेजिन करो, मैंने एक और सेंटर खोला, नया पैसा लगाया, नए कैपिटल लगाई, मैंने अपने इनपुट्स बेसिकली कैपिटल हो गया 10% से बढ़ाए, और बच्चे जो है वो सिर्फ 2% बढ़े, तो मेरे को तो नुकसान। और अब मेरे को रिटर्न टू स्केल डिक्रीजिंग दिख रही। अब मैं बेवकूफ होऊंगा अगर मैं एक और सेंटर भी खोलूंगा, फिर उस पर भी सिर्फ 1% आउटपुट बढ़ेगी। तो भाई एक चीज बताओ, मैं एक रैशनल बिजनेसमैन तो फिर डिक्रीजिंग पे ही रुक जाएगा ना, कि भाई अगर तेरे को डिक्रीजिंग हो रहा तो अभी भी शांत हो जा। इंक्रीजिंग ये कांस्टेंट तक तो ठीक है, डिक्रीजिंग में क्यों कंटिन्यू करना है? और अगर डिक्रीजिंग में भी इतना तो कंटिन्यू कर रहा है, तो नेगेटिव जाने तक का वेट क्यों कर रहा है? ऐसा। गॉट इट? यस। यस। तो सर कॉब एंड डॉगलस ने जो अपना फॉर्मूला दिया था ना, उन्होंने पहले तो अज्यूम करा था कि जो एक्सपोनेंट्स है ना लेबर और कैपिटल के, उन दोनों का टोटल 1 है। लेकिन फिर उन्होंने अपना फॉर्मूला चेंज करा कि नहीं नहीं यार, हमारी इक्वेशन हम दोबारा लिखते हैं। उन्होंने दोबारा कॉब एंड डॉगलस ने क्या लिखी, Q इज इक्वल टू के एल ए और सी बी। ध्यान से ये थोड़ा रिटर्न्स टू स्केल में, मतलब लॉन्ग रन में ये वाली इक्वेशन ध्यान रखना। Q इज इक्वल टू के एल की पावर ए एंड सी की पावर बी, ये लॉन्ग रन में है, ये लॉन्ग रन में है। लॉन्ग रन लिख भी लो चाहे साथ में। और ये जो ऊपर उन्होंने पहले दिया था फॉर्मूला, ये थोड़ा शॉर्ट रन कैटेगरी में था। ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो यूनाइटेड स्टेट्स में उन सब में क्या अप्लाई होता है। ठीक है, अब तो मैं याद क्या रखना है, क्यू के एल ए सी बी, और जहां पे के ए एंड बी आर क्या, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, और एल और सी के तुम्हारी लेबर और कैपिटल। ठीक है, अब अगर तुमने इनपुट्स जो बढ़ाए, लेबर बढ़ाई और कैपिटल बढ़ाई, उससे जो तुम्हारी पावर जितनी उन पे लगी बढ़ाने से, अगर उन दोनों पावर का टोटल ग्रेटर देन 1 है, पावर का टोटल ग्रेटर देन 1 है, तो तुम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पे हो। अगर उन पावर का टोटल इक्वल टू 1 है तो तुम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पे हो। अगर उन पावर का टोटल लेस देन 1 है तो तुम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पे हो। गॉट इट? इस चीज को रट्टा मारना है। क्या मारना है? रट्टा। सर आप इसका लॉजिक दोगे नहीं, किसी घटिया दो ये कॉब और डॉगलस ने बैठ के एक दिन अपनी मर्जी से कुछ फंक्शन बना दिया, और वो आज की डेट में हमें पढ़ाना पड़ रहा है। तो वो घटिया फंक्शन क्या बोलता है, ए प्लस बी ग्रेटर देन 1, ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी लेस देन 1। और हमें याद क्या रखना है, ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, इक्वल टू 1 कांस्टेंट रिटर्न, एंड लेस देन 1 डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। सॉर्टेड? और याद रखना है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है, स्केल लॉन्ग रन की बात हो रही है। ओके, अब आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन पे। याद है, याद है तुमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वहां पे तुमने क्या पढ़ा था? वहां पे तुमने क्या पढ़ा था सर? हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ पढ़ा था। ओए, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ना ऐसा कुछ पढ़ा था कि एक बजट लाइन है, ठीक है, और बहुत सारे ना आईसी कर्व बने हुए हैं, ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा जो बिल्कुल टेंजेंट पे टच होता है ना? थोड़ा नीचे हो जा भाई, टेंजेंट पे टच करा दे। ठीक है, ठीक है, और फिर इसके थोड़ा ऊपर ऐसा। यस। और फिर तुमने क्या पढ़ा था कि भाई देखो, ये बात है कि जो कंज्यूमर का बजट कॉन्स्टेंट है, कि उसके पास 1,000 रुपए का ही बजट है, अगर वो गुड बी खरीदता है तो वो मैक्सिमम इतनी खरीद सकता है, गुड ए खरीदता है, और गुड बी बिल्कुल नहीं खरीदता तो मैक्सिमम ये खरीद सकता है। उसके पास ये बजट नहीं है जो जिसमें वो सारा बजट एलोकेट कर देगा, तो सर वो वाला कॉम्बिनेशन चूज करेगा, वो वाला आईसी कर्व चूज करेगा जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। ये तुम पढ़ते थे किसमें? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर के पास एक ही बजट था, एक ही बजट था। अब हम चलते प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रोड्यूसर के पास उल्टा है, प्रोड्यूसर के पास बजट मल्टीपल है, प्रोड्यूसर के पास बजट मल्टीपल है, लेकिन उसको वो वाला फैक्टर इनपुट्स का कॉम्बिनेशन चूज करना है जिसमें उसकी कॉस्ट सबसे कम पड़े। मतलब वो मान लो ये वाला उसकी जो आईसी कर्व, जो उसका आईसी कर्व नहीं बोलते, आईसी कर्व तो उसमें बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व तो कंज्यूमर के लिए बोलते हैं, प्रोड्यूसर के लिए बोलते हैं इसको आइसो क्वांट कर्व। देखो आइसो तो तुम्हें पता ही है, आइसो मतलब होता है इक्वल, और क्वांट यहाँ पे प्रोड्यूसर के सेंस में बोला जाता है क्वांटिटी को, तो आइसो क्वांट कर्व। ठीक है, अब एक प्रोड्यूसर क्या करता है, वो ये वाला जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व में क्या होता था कंज्यूमर वाले में, कि इस कर्व के ऊपर, इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। याद है? प्रोड्यूसर के केस में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है कि सर इस आईसी कर्व पे, इस आइसो क्वांट कर्व पे, आईसी कर्व नहीं मैं बोलूंगा, आइसो क्वांट कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई, ये हमें सेम, कैसे बताऊं, सेम रेशियो ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। ओ, समझे? ये हमें सेम रेशियो देते हैं। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो फर्म होगी वो ये जानना चाहेगी कि सर अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, कि लेट्स से मैं
5 मिल्क या 2 शुगर लगाऊं, या 2 मिल्क 5 शुगर लगाऊं, या 3 मिल्क 3 शुगर लगाऊं, तो मैं कैसे बनाऊं कि मेरी टी बन जाए? तो मेरे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मैं कितनी कैपिटल लगाऊं और कितनी लेबर लगाऊं? सर मैं सोच रहा हूँ मैं 10 लाख की कैपिटल लगाऊं और 2 बंदे लेबर पे लगाऊं, मतलब मान लो 2 ओवन लगाऊं एक अपनी बेकरी में और 5 वर्कर लगाऊं, या मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 ओवन लगाऊं 2 वर्कर लगाऊं, या मैं सोच रहा हूँ 1 ओवन लगाऊं 5 वर्कर लगाऊं। तो मेरे पास ऑप्शन है कैपिटल और लेबर में कॉम्बिनेशन चूज करने का, और मुझे पता है कि ये सारे कॉम्बिनेशन मुझको सेम लेवल ऑफ आउटपुट देंगे, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, जैसे इंडिफरेंस कर्व में होता है तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट देंगे। अब लेकिन अगर मैं मान लो अवन ज्यादा लगाता हूँ वर्कर कम रखता हूँ, तो हो सकता है ना मेरे को कैपिटल पे कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है और वर्कर पे कम पड़ रही है। सही बात है। हो सकता है मैं लेबर ज्यादा रख लूँ अवन कम रखूँ, तो मेरे को कैपिटल की कॉस्ट कम पड़ रही है और लेबर की कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। सही बात है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन डिफरेंट बनते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन की डिफरेंट कॉस्ट बनती है। तो एक एक प्रोडक्शन जो कंपनी है वो बोलेगी कि यार मेरे पास ये वाला बजट भी है, मेरे पास ये वाला बजट भी है, तू बता कि ये जो तेरे को प्रोडक्शन करनी है ये सबसे कम किस बजट पे सेट बैठेगी। तो वो बोलेगा देखो यार सबसे लोएस्ट बजट लाइन चूज होती है ये वाली, जिसपे तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन है वो टच करता है। तो जिस पे टच करता है इसका मतलब कि मैं इस कॉम्बिनेशन में इंडिफरेंट भी हूं, मतलब ये जो सी है ये बी जितनी प्रोडक्शन करके देगा, लेकिन सबसे छोटी वाली बजट लाइन को, सबसे कम वाली बजट लाइन को टच हो रहा है, तो मेरे को सबसे सस्ती भी ये पड़ेगी और सबसे बराबर अच्छी प्रोडक्शन भी ये करके देगी। तो इसका मतलब मेरी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हो गई, जहां पे जो मेरी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है वो मेरी सबसे मिनिमम पड़ रही है। यस, अब तुम्हें राइटअप पढ़ के समझ आ जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म एक इंटरेस्टेड होती है उस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स में जिसमें उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाए फॉर अ गिवन आउटपुट। कि मेरे को एक आउटपुट बनानी है सर्टेन, जैसे मैंने बोला ना एक चाय बनानी, तो 1 मिल्क 5 शुगर, 2 मिल्क 4 शुगर, 3 मिल्क 3 शुगर, 4 मिल्क 2 शुगर, ऐसा ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठेगा एक चाय बनाने के लिए, ऐसा। तो मैं 2 कर्व यूज करूंगा, आइसो क्वांट जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कर्व, और आइसो कॉस्ट लाइन जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। आइसो कॉस्ट एक प्रोड्यूसर को जो कॉस्ट पड़ रही है उस इनपुट्स, ठीक है। और कॉस्ट फंक्शन कुछ नहीं होता, जो तुमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, क्वांटिटी मतलब जो आउटपुट बनानी है, इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट इनपुट्स। अब अगर इन इनपुट्स को मैं इनके रिस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे को ये जो इनपुट है ये इसका क्या खर्चा पड़ रहा है, क्या रेट में मिल रहा है, मतलब अगर लेबर है वो 600 रुपये ले रही है, मतलब मैंने एक लेबर रखी वो 600 रुपये दिहाड़ी ले रही है, तो मेरे को एक लेबर की कॉस्ट कितनी पड़ी, 600 रुपये। तो अगर मैं इस क्वांटिटी बनानी है तो मेरे को 600 रुपए की लेबर खर्चनी पड़ेगी, तो मेरे को कॉस्ट का फंक्शन मिल गया, मतलब जो तुम्हारी आउटपुट है उसको बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। पहले क्या था प्रोडक्शन फंक्शन में, एक आउटपुट बनाने के लिए मेरे को कितने इनपुट्स लगेंगे, अगर उस इनपुट्स को मैं उनके मार्केट रेट पे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को कॉस्ट का फंक्शन मिल जाएगा। ओ यस, ये सारा समझाया हुआ है, अभी सिर्फ रिवीजन चल रही है, याद है ना? यस। नहीं भी कुछ भी समझ आता तो आराम से तुम दोबारा मेरे को डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? ओके। This can be known by combining the firm's production and cost function, namely isoquants and isocost lines, respectively. Isoquant curve कौन सा होता है? Represents all those combination of inputs which yield an equal quantity of output. तो सर ये सारे वो वाले कॉम्बिनेशन है, अगर मैं इन सबको यूज करूं तो सबकी सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बनेगी। द प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंस एट टू विच कॉम्बिनेशन ही चूजेस, ये तो पता ही है तुम्हें, इंडिफरेंस कब होता है। Therefore, isoquants are also called equal product curves, production indifference curve या iso product curves। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है। यस यस, पता होना चाहिए तुम्हें नाम, काइंड ऑफ रटे नहीं होने चाहिए, तुम्हें कोई एग्जैक्टली नहीं पूछने वाला कि इसका दूसरा नाम बताओ। बट ऑफ कोर्स पेपर में तुम्हें आइसोक्वांट कर्व की जगह वो बोले कि देयर इज एन आइसो प्रोडक्ट कर्व, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सेम चीज है। Isoquants are negatively sloped, obviously negatively sloped and convex to origin, same as indifference curve. बट ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, वहां पे भी हमने पढ़ा था, याद है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और एमआरएस क्या था, गिर रहा था, डिमिनिशिंग था, और उसमें हमने उसका रीजन भी पढ़ा था क्यों। तो सेम रीजन है काइंड ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, कि अगर आप एक शुगर एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो आप उसके लिए स्टार्टिंग में ज्यादा मिल्क सब्सटीट्यूट करने के लिए विलिंग होंगे, फिर आगे और कम मिल्क, फिर आगे और कम मिल्क, फिर आगे और कम मिल्क। यस यस। आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो इक्वल लाइन वही, कि एक फैक्टर एक फर्म जो है उस इनपुट को खरीदने के लिए कितना खर्चा कर सकती है। इट इज जस्ट एज बजट लाइन, जो कंज्यूमर की बजट लाइन होती है वो प्रोड्यूसर की आइसो कॉस्ट लाइन होती है, बस। सेल्फ रीड कर लो ये जो लिखा हुआ है, एंड ये वाला भी, ये तो मैंने करवा ही दिया, ये वाला सेल्फ रीड कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इंडिफरेंस कर्व में और ये आइसो क्वांट कर्व में क्या फर्क है। सर ये फर्क है, इसमें तुम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मेजर कर सकते हो,
उसमें तुम सेटिस्फेक्शन नहीं मेजर कर सकते थे कि अगर एक कंज्यूमर एक पिज्जा ले रहा है और 7 कोक ले रहा है, या फिर 7 पिज्जा और 1 कोक ले रहा है, तो वो दोनों में इक्वली सेटिस्फाइड है, ये तुम मेजर कैसे कर लोगे? लेकिन अगर मैं 4 मिल्क और 1 शुगर लूं, या 1 मिल्क और 4 शुगर लूं, तो मेरे को पता तो चल जाएगा ना मैं 1 कप चाय बना रहा हूँ। मेरी जो चाय है वो प्रोडक्शन जो है वो मेरी क्वांटिफेबल तो है। ओ, तो इसलिए जो प्रोडक्शन है एक्वायर्ड बाय द प्रोड्यूसर, इट इज इजीली क्वांटिफाइड। ये डिफरेंस है इंडिफरेंस कर्व में और प्रोडक्शन कर्व में। ओके, ये एग्जांपल खुद पढ़ लो। और ये चीज बड़ी छोटी सी बची है, बड़ी अनइंपॉर्टेंट सी है। प्रोडक्शन जो है तुम्हारी, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस टू ऐड यूटिलिटी टू नेचुरल रिसोर्सेज फॉर गेनिंग ग्रेटर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देम बाय। देखो, प्रोडक्शन बेसिकली वो ये बोलना चाहता है कि प्रोडक्शन में तुम कन्फरिंग यूटिलिटी ऑफ फॉर्म की, हो सकता है तुम लक्कड़ से उठा के बेंच बना दो, आयरन से मशीन बना दो, तो उसकी जो प्रोडक्ट है, जो तुम्हारे पास इनपुट है, उसकी तुम यूटिलिटी चेंज कर रहे हो फॉर्म की, कि वो किस फॉर्म में था तुम्हारे पास और तुमने उसको किस फॉर्म में बना दी। या तुम यूटिलिटी ऑफ प्लेस कन्फर कर रहे हो। मतलब प्रोडक्शन में ये भी होता है कि मेरे पास एक रिमोट है, वो यहाँ पे किसी को नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसको दिल्ली ले गया तो दिल्ली में उनको रिमोट चाहिए। मेरे पास ये लैपटॉप है, यहाँ पे किसी को नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिल्ली में ले गया उनको चाहिए, तो मैंने उसकी प्लेस चेंज कर ली, तो वहां पे उन लोगों को अब ज्यादा चाहिए। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाना जहां पे कम यूज था, और वहां उस प्लेस पे ले जाना जहां पे ज्यादा यूज है। या फिर कन्फरिंग यूटिलिटी ऑफ टाइम, कि मैं उस बंदे को अवेलेबल करा रहा हूँ जिसको ज्यादा जरूरत है। मान लो एक व्हील चेयर है, तो व्हील चेयर यहाँ पे किसी को नहीं चाहिए जहाँ पे सारे लोग चल रहे हैं, वहां पे चाहिए हॉस्पिटल में जहाँ पे लोग लंगड़ा के चल रहे हैं, उनको मैंने व्हील चेयर दे दी। तो ऐसा, तो प्रोडक्शन का ये भी एक पार्ट है जिसमें हम यूटिलिटी ऐड कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, ताकि ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले उस उस बंदे को दूं, या उस जगह पे वो चीज काम है जहां पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ये तुमने पढ़ ली एग्जांपल? यस, लेट्स। इसी के साथ होता तुम्हारा यूनिट 1 खत्म। ये पार्ट तुम्हें एक यूट्यूब पे मिलेगा, और अब ऑफ कोर्स इसका सेकंड पार्ट आएगा, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करे रखना, और तुम्हें इसका मिलेगा सेकंड पार्ट बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।